तो आज हम शुरू कर रहे हैं पीटी 365 का एनवायरनमेंट, मतलब क्योंकि एनवायरनमेंट का भी हमने इसका स्टैटिक पोर्शन किया था। वो भी एक डॉक्यूमेंट ही था इन्हीं का ही, विजन का। तो विजन से ही हम पीटी 365 कर लेंगे और करंट अफेयर्स एक साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो देखते हैं इनका पहला टॉपिक क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज में पहला टॉपिक है और उसमें कई सारे सब टॉपिक भी होंगे। तो एक कोई स्टडी है इनके यहाँ, मतलब क्लाइमेट चेंज के ऊपर थी। ओजोन होल जो था वो बढ़ता और घटता है, ठीक है, अंटार्कटिका के ऊपर। तो इस बार देखा गया कि ओजोन होल कम शायद कम हुआ था। ठीक है, ओजोन लेयर के बारे में और ओजोन होल के बारे में बताया गया है कि क्या है ये। ओजोन लेयर जो है वो अगर आप देखोगे तो स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है, ऊपरी हिस्सा, अपर पार्ट या अपर स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें ही ओजोन लेयर होती है। ठीक है, ओजोन लेयर उसी में होती है और लोअर पे नहीं होता कुछ। ठीक है, तो जो यूवी रेज होती हैं वो वहीं ऑब्जर्व हो जाती हैं अपर पार्ट में ही। ठीक है, यूवी रेज बहुत खतरनाक होती हैं, कैंसर वैंसर कर सकती हैं, इसलिए उनका वहाँ रुकना ज़रूरी है। ठीक है, अगर नहीं होता ऐसा कि ऑब्जर्व नहीं करती स्ट्रेटोस्फेयर तो दिक्कत हो जाती प्लांट को भी, और प्लांट एनिमल मैमल सबको। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, थिन शीट ऑफ गैस इन अर्थ एट स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर के बारे में है ये। एब्जॉर्ब द सन्स अल्ट्रावायलेट रेज, 90% ऑफ अर्थ ओजोन रिसाइड इन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के भी अपर पार्ट में, ठीक है, लोअर पार्ट में कम है, अपर पार्ट में। ये कई बार लोग पूछते हैं कि सर पता कैसे चलता है कि अपर पार्ट कहाँ से शुरू है, लोअर पार्ट। भाई वो बस डिमार्केट कर दिया गया है, मतलब कोई एकदम वाटर टाइट वो नहीं है बाउंड्री। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर जाओगे आपको पता चल जाएगा कि ओजोन आ गया है। ठीक है, तो कोई एकदम डिमार्केटेड बाउंड्री नहीं कि नहीं इसके ऊपर से इतने मीटर के ऊपर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो पता चलता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो अपर पार्ट है वहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर है, वो वहाँ पर ओजोन लेयर है। ठीक है, ओजोन होल क्या है? ओजोन होल मतलब वो रीजन है स्ट्रेटोस्फेयर में जहाँ पर क्या कहते हैं, ये ओजोन डिप्लीटेड है या नहीं है, ये बहुत कम है। ठीक है, वो ओजोन होल कहलाता है। नॉर्मली ये वो रीजन है जहाँ पर ये जो डिप्लीटिंग केमिकल्स होते हैं वो जाके वहाँ पे मतलब वहीं ठहर जाते हैं, वहीं रुकते हैं, और फिर रिएक्शन होता है उनका। किससे रिएक्शन होगा? एक तो जो ओजोन होता है ना, O3, ये जब इस पर यूवी रेस पड़ती हैं, ठीक है, तो ये ब्रेक होता है एनर्जी के कारण। तो ये किस में ब्रेक होता है? O2 और प्लस O। ठीक है, अब यहाँ पे कोई और केमिकल मौजूद है, अदरवाइज तो ये O2 प्लस O और फिर कंबाइन हो जाके O3 बन जाएगा। ठीक है, हाँ, ब्रेक होगा बनेगा, ब्रेक होगा बनेगा। लेकिन अगर कोई तीसरा कंपाउंड अवेलेबल है, मान लो कि क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन जो है इस O के साथ मिल जाएगा, और ये O2 प्लस O नहीं हो पाएगा, ये O2 अलग हो जाएगा और O ClO ऐसे करके हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ओजोन था वो कम हो गया। अब यही होता है, तो वहाँ ऑक्सीजन निकला और दूसरा एक कंपाउंड और निकला। ठीक है, तो ओजोन कम होगा, मिला जुला के ओजोन कम हो गया। ठीक है, तो अब ऐसे जब ज़्यादा कंपाउंड होंगे तो ज़्यादा कम होगा, और इस एरिया में फिर कमी आ जाएगी वहाँ पर ओजोन की। ठीक है, तो वही कहते हैं हम लोग ओजोन डिप्लीशन। हम्म देखो, तो ओजोन होल क्या है? रीजन एक्सेप्शनली डिप्लीटेड ओजोन इन द एटमॉस्फेयर ओवर अंटार्कटिक और आर्कटिक। इसकी एक वजह है कि अंटार्कटिक और आर्कटिक में ही क्यों है, जबकि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? इक्वेटर एरिया में। ठीक है, लेकिन ओजोन कहाँ डिप्लीट हो रहा है? पोलर एरियाज में। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि जो आपका इक्वेटर एरिया है वहाँ पर बहुत गर्मी होती है। गर्मी के कारण क्या होता है? हवा ऊपर उठती है ना, हवा ऊपर उठती है, और हवा ऊपर उठेगी तो कहाँ पे जाके ठहरेगी? वो ऊपर से जाके फिर पोलर एरियाज की तरफ जाएगी ना। तो पोलर एरियाज के पास जाके वो जब वहाँ पे ठहरती है, वहाँ इकट्ठा होती है। ठीक है, दोनों में, दोनों केस में है, नॉर्थ साउथ दोनों में होगा। ठीक है, तो पोलर एरियाज के पास जाके रुकती है, तो सारी जो इनके साथ केमिकल वगैरह रहते हैं वो भी तो जाएंगे ना, वो भी वहीं जाके ठहरेंगे, वहीं रुकेंगे वो पोलर एरियाज में। तो इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा, इक्वेटर पे नहीं मिलेगा, जबकि इक्वेटर पे ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, और ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमारी इक्वेटर पे ही होती हैं। लेकिन वो जो हमारा सर्कुलेशन, एयर मास सर्कुलेशन, वो ऐसा है कि वहीं पे जाके सब रुकेगा। ठीक है, इवन आप देखोगे कि जो कार्बन जनरेट होता है वो क्या कहते हैं, ब्लैक कार्बन। ठीक है, ब्लैक कार्बन भी जो हमारा इक्वेटर के एरिया है या इसके आसपास जो एरिया है वहाँ पे जनरेट होते हैं, लेकिन वो कहाँ पे जाके डिपॉजिट होते हैं? पोलर आइस पर। ठीक है, पोलर आइस पर या पोलर आइस पे मतलब जब वो वहाँ पर जम जाएंगे आइस पर, तो क्या होगी? उनकी जो रिफ्लेक्ट करने की क्षमता है, एल्बिडो एल्बिडो उनका डिक्रीज हो जाता है, और फिर उस वजह से वो मेल्ट होने लगते हैं। ठीक है, ये हमने केस पढ़ा था। तो ये ओजोन होल के बारे में है।
तो इसमें क्या है, डिनोट वेयर ओजोन लेवल ड्रॉप्स, ठीक है, बिलो 220 डॉप्सन यूनिट, ठीक है, डॉप्सन यूनिट ओजोन को नापने की वो है, यूनिट है, ठीक है। एवरेज थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ऑन अर्थ ओवर अर्थ इज 300 डॉप्सन यूनिट, ठीक है। जो एवरेज थिकनेस है ओजोन लेयर की जो स्ट्रेटोस्फेयर में है वो 300 डॉप्सन यूनिट है, और अगर वो 220 से कम हो जाए तो कहते हैं कि मतलब समझ लो वहाँ पे ओजोन डिप्लीशन या ओजोन होल हो गया है, ठीक है। उसके बाद ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन को डिप्लीट करने में मतलब मदद करते हैं, कह सकते हो। वही इसमें कौन कौन से हैं, एक मिनट हटा तो पता चलेगा। हाँ, ये जो केमिकल्स हैं इसमें मेंशन है, ठीक है, सी एफ सीज, एच सी एफ सीज, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, ये सारे ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स हैं। जब ये ऊपर पहुंचते हैं ओजोन के पास, तो इसमें से जब गर्मी इनको भी लगती है ना, मतलब जो अर्थ उसका सन का रेडिएशन है वो इनको भी ब्रेक करता है और ओजोन को ब्रेक करता है। तो इसमें से जो आपका सी मतलब सी एफ सी है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो अब जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन है, ये बड़ा रिएक्टिव होता है, ये तुरंत जाके ओजोन से चिपक जाता है, ठीक है, ओजोन से कह रहे हैं ऑक्सीजन से। जैसे ऑक्सीजन वहाँ ब्रेक हुआ, तुरंत चिपक गया, सीएलओ बन गया, काम खत्म। ऑक्सीजन जो ओजोन था, ओजोन खत्म, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले इन लोगों ने सीएफसी को रिप्लेस करने का सोचा था। फिर उसकी जगह एच सी एफ सी लाए थे, ठीक है। पर पता चला कि भाई ये जो है ये क्या कहते हैं, थोड़ा सा कम डिप्लीटिंग है ओजोन को, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस में मदद कर रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस पोटेंट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो इसको भी रिप्लेस करने की बात हुई, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन सा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ह्यूमन मेड गैसेस हैं दैट स्ट्रेटोस्फेयर एंड that reach stratosphere and rapidly break apart ozone molecules. A process known as catalytic cycle इस सीक्वेंस है उसका। फिर मेजर कौन से हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, सीएफसीज, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स, ये सब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, ठीक है। स्टेटस क्या है, ओजोन लेयर ऑन ट्रैक टू रिकवर विद इन 4 डिकेड, ये यूएनईपी ने कहा है कि अगले 4 डिकेड में जो ओजोन लेयर है वो रिकवर हो जाएगी, अगर इसी हिसाब से हम चलते रहे जैसा अभी चल रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत काम हुआ है इसके पीछे, जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस उनको कम करने की कोशिश हो रही है, ठीक है। जो सारे अपने अरेंजमेंट देखे हैं या कन्वेंशन देखे हैं वो इसी के पीछे हैं। पोटेंशियल ड्राइवर ऑफ ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका, एक तो पोलर वर्टेक्स है, ठीक है। सर्दियों में कहते हैं वहाँ पर जो ओजोन डिप्लीशन है वो बढ़ जाता है सर्दियों के टाइम में, ठीक है, पोलर के एरियाज में सर्दियों के टाइम में ओजोन डिप्लीशन बढ़ जाता है, ठीक है। उसकी वजह अभी इसमें होगा शायद, अब बता देंगे नहीं तो। पोलर वर्टेक्स आर स्ट्रेटोस्फेरिक विंड पैटर्न विद अ वास्ट सेल ऑफ लो प्रेशर एंड वेरी कोल्ड एयर, लो प्रेशर एंड वेरी कोल्ड एयर, मोर प्रोनाउंस्ड इन साउदर्न पोल, साउथ पोल, एंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ठीक है। PSCs are known as nacreous cloud or mother of pearl, are formed below 78 degree Celsius and trap ongoing long wave radiation, ठीक है। Can destroy ozone, provide a surface that converts benign form of chlorine into reactive ozone destroying forms, removing nitrogen compound that moderates the destruction impact of chlorine, ठीक है। चेंजेस इन सोलर साइकिल, इंक्रीज एटमॉस्फेरिक अबंडेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये देखो बाकी दो रीजन तो समझ में आ गया होगा। ये इसमें कह रहा है कि अंटार्कटिका वाले केस में जो ये पोलर वर्टेक्स है, पोलर वर्टेक्स वो एटमॉस्फेरिक विंड है जो ऊपर ही बहती हैं स्ट्रेटोस्फेयर में ही, ठीक है। और वो ठंडियों में थोड़ी ज़्यादा ही वो हो जाती हैं, मतलब जैसे 78 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गए, ठीक है। तो वो जो वहाँ पे कुछ भी है उसको ट्रैप कर लेती हैं, खासकर जो रेडिएशन वगैरह हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन। देखो क्या होता है कि जो सन है, हाँ, सन जो रेडिएशन छोड़ता है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होते हैं, ठीक है, शॉर्ट वेव रेडिएशन। लेकिन जब सन का रेडिएशन किसी चीज़ से टकराता है, ठीक है, किसी चीज़ से टकराया, अब इसको गर्म करेगा, इसको गर्म करेगा, तो ये जो गर्म चीज़ है ना, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन छोड़ेगी, ठीक है, लॉन्ग वेव रेडिएशन। शॉर्ट वेव उतना गर्म नहीं करता, लेकिन लॉन्ग वेव ज़्यादा गर्म करता है। और जो आपकी जो भी गैसेज हैं, यहाँ पर गैसेज होती हैं जो जिनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज, या मान लो कि इसमें ये दिया है, क्या था, पोलर वर्टेक्स में, ठीक है। तो वो इन्हीं को ट्रैप करती हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन को, ठीक है। अब ये ज़्यादा गर्म करता है, जैसे सूरज की रोशनी धरती पे पड़ी, ठीक है, तो धरती गर्म हुई। अब धरती क्या करेगी, लॉन्ग वेव रेडिएशन छोड़ेगी, ठीक है। अब इसको ट्रैप कर लिया उसने, मतलब जो गैसेस हैं, गैसेस ने ट्रैप कर लिया, तो इसको मतलब बाहर नहीं जाने देंगी, एटमॉस्फेयर नहीं छोड़ पाएगा, ये वापस आएगा, ठीक है। फिर ये धरती से टकराएगा, धरती को और गर्म करेगा, फिर और रेडिएशन आएगा, फिर हो गई। तो यही होता है,
ग्रीन हाउस गैसेस में यही चलता है, इसमें भी यही चल रहा है, ठीक है। तो वो उनको ट्रैप कर लेता है, और क्योंकि ये जो है प्रोसेस एक तरह का कैटालिटिक प्रोसेस है, तो जो वहाँ पे ओजोन है उनको ये डिप्लीट करता है, ठीक है। और वहाँ पर जैसे कोई क्लोरीन या और कोई रिएक्टिव एलिमेंट होता है, तो उसको हेल्प मिल जाती है ओजोन को ब्रेक करने में। अब ऐसी बात है, हम एसी वैसी चलाते ही हैं। फिर क्या है, रिलेटेड न्यूज़ क्या है, इम्पैक्ट ऑफ वोल्केनिक eruption ऑन ओजोन लेयर, ठीक है। कौन सा था, हुंगा टोंगा, ये पैसिफिक ओशन में था ना, हुंगा टोंगा, ये वोल्केनो था, और ये मतलब 2022 में शायद इरप्ट हुआ था, 2022 से 23 में, 22 में मेरे ख्याल से। होंगा टोंगा ये सबमरीन वोल्केनो था, मतलब जो पैसिफिक ओशन है, साउदर्न पैसिफिक, वहाँ पर था, ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के कुछ ही दूर पर, ठीक है। हाँ, साउदर्न पैसिफिक है। ये 2022 में, जनवरी 2022 में इरप्ट हुआ था, ठीक है। उसके पहले माउंट पिनाटाबो, पिनाटाबो फिलीपींस में, ठीक है। इनकी क्या असर, इसका क्या असर पड़ा वो दिखा रहे हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक वाटर वेपर प्लूम इंजेक्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, फैसिलिटेट केमिकल कन्वर्जन ऑफ क्लोरीन मेकिंग इट मोर रिएक्टिव, ठीक है। कंट्रीब्यूट एटमॉस्फेरिक ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड erupting particles provide surface for chemical reaction of ODs, ठीक है। कह रहा है कि जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ था उसमें दो तीन चीजें, दो तीन केमिकल जो हैं वो इरप्ट हुए थे और वो स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंचे, ठीक है। वो कौन से, क्लोरीन वाले सब्सटेंसेस हैं, वाटर वेपर्स थे, और हाइड्रोजन क्लोराइड था, ठीक है, HCl आपका, और ब्रोमीन थे, एटमॉस्फेरिक ब्रोमीन, ये सब पहुंचे। और ये सब हमने देखा कि ये सब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, ये ओजोन के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, तो दूसरा कंपाउंड बना देंगी। तो जैसे ही O3 जब कन्वर्ट होकर O2 + O में बनेगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है ये भी काफ़ी रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो भी काफ़ी रिएक्टिव होता है। हाँ, अब इसके साथ ये जो हेलोन्स हैं ये तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं, कुछ को दूसरा कोई सब्सटेंस बना देंगे, ठीक है। तो तुरंत आपका समझ लो ऑक्सीजन डिप्लीट हो गया, खत्म हो गया वहाँ पे ओजोन, ठीक है, ओजोन तुरंत खत्म हो गया, ऑक्सीजन मिलेगा और दूसरा एक हेलोजन का कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, हेलोन्स का। फिर क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपने सुना, कई बार पढ़ा भी होगा, ठीक है। इंडिया सरपास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट, सेज मिनिस्ट्री, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और यूनाइटेड नेशंस है, यूएनडीपी, ठीक है। यूएनडीपी ने कहा कि जो इंडिया है उसने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट को सरपास कर लिया है। अब टारगेट क्या था वो भी देख लेते हैं, ठीक है। इंडियाज अचीवमेंट अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इंडिया एक्सीड्स 35% HCFCs यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन फेज आउट गोल। अच्छा, हमने इससे ज़्यादा फेज आउट कर लिया। एसी कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, इतना करते थे लेकिन इतना नहीं करते कि ओजोन डिप्लीट कर दें। 44% रिडक्शन अचीव फ्रॉम 2020 बेसलाइन, 44% रिडक्शन, काफ़ी कम किया है। एलिमिनेशन और एलिमिनेटेड HCFCs 141B, पता नहीं क्या ये यूनिट है शायद, पता नहीं। HCFCs आर एम्प्लॉयड एज रेफ्रिजरेंट in production of new equipment. FCSC 141B is used as blowing agent in production of rigid polyurethane foam. अच्छा, एक फोम ही लिख देते, इतना क्या, ठीक है। Will also phase out the use of HCFC in new equipment manufacturing completely by December 2024 ahead of Montreal Protocol Schedule 2030, ठीक है। मतलब हमने 2024 तक ही अचीव कर लिया काफ़ी चीज़ें, और जो टारगेट था वो 2030 तक का है, ठीक है। अदर अचीवमेंट कौन से हैं भाई, फेज आउट CFCs, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स फॉर कंट्रोल्ड यूजर्स, HCFCs फेड आउट मैनेजमेंट प्लान स्टेज 2 इज करेंटली अंडर इम्प्लीमेंटेशन फॉर फ्रॉम 2017 टिल 2024। अच्छा, ये प्लान भाई अलग है, इंडिया का है, ठीक है। HCFC फेज आउट मैनेजमेंट प्लान स्टेज 2 चल रहा है उसका। इंडिया कूलिंग एक्शन, ये हमने पढ़ा था, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। इसका एम था कि जो रिड्यूसिंग मतलब क्या, रिड्यूसिंग कूलिंग डिमांड, जो हमारे यहाँ एसी की बहुत डिमांड होती है गर्मियों में, उस डिमांड को घटाना, ठीक है। अलग अलग तरीके अपना के, अलग अलग स्ट्रेटजी अपना के जो एसी की डिमांड है उसको घटाना। क्यों, एसी में जो गैसेस यूज होती हैं नॉर्मली, ये जो कूलेंट गैस होती हैं, ठीक है, ठंडी करने वाली रेफ्रिजरेंट गैस, इनमें हेलोन्स होते हैं। हेलोन्स जब इमिट होंगे वो जाके स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगे और वहाँ ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो दिक्कत है, इसलिए एसी की जब कम यूज़ होगा तो कम गैस इमिट होगी, ठीक है। तो उसको एक तरह से घटाना, ठीक है। तो जब कूलिंग डिमांड घटेगी तो आपकी एसी की डिमांड घटेगी, एसी कम चलेगा। वही है, रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन, एनहेंसिंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड
एडॉप्टिंग बेटर टेक्नोलॉजी ऑप्शंस बाय 2037 to 38, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन हुआ था, ठीक है, वियना कन्वेंशन के अंदर में, जो कि 1985 में अडॉप्ट किया गया था। और ग्लोबल, ये एक ग्लोबल एनवायरनमेंट ट्रीटी है, प्रोडक्शन किसके, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के प्रोडक्शन और उसके यूज को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। ये पहली यूनिवर्सली रेटिफाइड ट्रीटी है यूनाइटेड नेशन की। चलो, कब साइन हुई थी, 1987, ठीक है। 85 में अडॉप्ट की गई थी और 87 में शायद एक्टिव हुई थी, ऐसा कुछ था। ओजोन डे कब मनाते हैं, 16 सितंबर। 16 सितंबर। थीम नहीं लिखी है इस बार, चलो थीम कोई बात नहीं, थीम देख लेना पर। हाँ, इसमें थीम नहीं लिखा गया है, पर थीम देख लेना, क्योंकि कई बार लोग थीम भी पूछ लेते हैं। किगाली अमेंडमेंट, किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 2016 में था, बहुत फेमस था। इसमें क्या था कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन थे, HCFCs, इनको रिप्लेस करने की बात की गई थी। क्यों, बताया गया था कि ये जो है, पहले इनको CFC की जगह पे लाया गया था, CFC की जगह पे, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे। क्योंकि सोचा गया था कि ये भाई ये उतने रिएक्टिव नहीं है, ये मतलब ये उसको उतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, किसको, जो ओजोन है, ठीक है। लेकिन पता चला कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हैं, ये पोटेंट ग्रीन हाउस गैस हैं, ठीक है। तब ये हुआ कि इनको भी रिप्लेस करो, ठीक है। HCFCs आर नॉन ओडियस अल्टरनेटिव टू CFCs एंड HCFCs, बट देयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज 1000 टाइम्स दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देख लो, ठीक है। CFCs और HCFCs के अल्टरनेटिव में इसको लाया गया था, पर पता चला कि बहुत पोटेंट वो है, ग्रीन हाउस गैस है, तो इनको भी रिप्लेस करने की बात हुई थी, ठीक है। इट डिवाइड्स नेशन इनटू 3 ग्रुप्स विद 4 स्टेप path to achieve 80% reduction in HCFCs, ठीक है, consumption by 2047. इंडिया एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इंडिया बिकेम पार्टी टू वियना कन्वेंशन इन 1991, काफ़ी लेट आए हम, लेकिन कोई बात नहीं, लेट क्या मतलब 4-5 साल बाद आए। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1992, ठीक है। वियना कन्वेंशन की पार्टी बने हम 1991 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के 1992 में। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वही हमारे यहाँ जो MOFCCC, ठीक है। फिर किगाली अमेंडमेंट हमने कब रेटिफाई किया, 2021 में। इंडिया विल कंप्लीट इट्स फेज आउट ऑफ HCFC इन 4 स्टेप फ्रॉम 2032 ऑनवर्ड, मतलब 2032 के बाद हम शुरू करेंगे इसको फेज आउट करना। और 10% रिडक्शन इन 2032, और 20% इन 37, और 30% इन 42 तक, और 85% इन 2047, मतलब अगली हमारे जो शताब्दी बनेगी तब तक हम 85% रिड्यूस कर चुके होंगे, किसको, HFC को, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। फिर क्या है, स्टेट ऑफ क्रायोस्फेयर। क्रायोस्फेयर, क्रायो का मतलब होता है ठंडा इलाका, कोई भी जगह ठंडी जो, क्रायो मतलब किसी ठंडी चीज से ही डील कर रहा होगा, ठीक है। क्रायोजेनिक, क्रायोस्फेयर, तो ठंडी जगहों से डील कर रहा होगा, ठीक है। तो स्टेट ऑफ क्रायोस्फेयर 2023, 2 डिग्री इन इज टू हाई रिपोर्ट, ठीक है, ये रिपोर्ट है, 2 डिग्री इज टू हाई। ये किसने रिलीज किया है, इंटरनेशनल क्रायोस्फेयर क्लाइमेट इनिशिएटिव ने। अब इसके बारे में तो नहीं, नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट एंड रिसर्च गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थ प्रिजर्व अर्थ, अच्छा ये बताया नहीं कि एग्जैक्टली कहाँ पे है और इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। मतलब ये कोई संस्था है जो इस पे काम करती है, क्रायोस्फीयर पे उनको स्टडी करती है, ठीक है। हाईलाइट क्या इनकी रिपोर्ट का, नियरली ऑल ट्रॉपिकल ग्लेशियर्स, मोस्ट मिड लैटिट्यूड ग्लेशियर एंड पोलर रीजन विल डिसअपियर इवन इफ द टेम्परेचर राइज बाई 2% सेल्सियस, ठीक है। अब फ्यूचर वाला यार बड़ा तो कंफ्यूजन में रहता है, ठीक है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा कि 2%, इनका कहना है कि अगर 2% राइज होता है टेम्परेचर में, तो जितने भी ट्रॉपिकल ग्लेशियर्स हैं या मिड एल्टीट्यूड के ग्लेशियर हैं, इवन पोलर रीजन के जो ग्लेशियर्स हैं, वो डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। इनका कहना है, ये डरावनी चीज़ है काफ़ी। हिमालयाज एक्सपेक्टेड टू लॉस 50% ऑफ टूडेज एज आइस ऑफ इफ ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टचेस टू, अच्छा इन्होंने 2 डिग्री सेल्सियस को बेस बनाया और उस हिसाब से सारी प्रोडिक्शन कर दी कि ये भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सही है भाई। लास्ट डिकेड, द लास्ट डिकेड विटनेस 7 वर्स्ट ईयर्स ऑफ आइस लॉस, ठीक है। अच्छा ये क्रायोस्फीयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आइस कैप्स, स्नो, ग्लेशियर्स, लेक एंड रिवर आइस, परमाफ्रॉस्ट, सी आइस, आइसबर्ग, आइस शेल्फ, स्नो, आइस शीट, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्रायोस्फीयर में आती हैं, जो भी ठंडी ठंडी चीज़ें हैं, ये बर्फ, जहाँ पर बर्फ भी है, जहाँ पे तनिक भी बर्फ है, वो सब क्रायोस्फीयर में है, ठीक है। अबाउट क्रायोस्फीयर, फ्रोजन पार्ट ऑफ प्लैनेट, क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर रोल इन ग्लोबल क्लाइमेट, हेल्प टू रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू हाई एल्बिडो, ठीक है। एक तो हाई एल्बिडो, मतलब एल्बिडो का मतलब होता है कि जैसे सन की लाइट पड़ी और वो रिफ्लेक्ट हो गई आसमान की तरफ, ठीक है। तो इसको एल्बिडो कहेंगे, इसको एल्बिडो कहेंगे कि रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ठीक है।
एल्बिडो इज द फ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट सरफेस रिफ्लेक्ट, ठीक है। स्टोर कार्बन, परमाफ्रॉस्ट हैज ट्रैप टन्स ऑफ कार्बन इनसाइड इट्स सॉइल। जो परमाफ्रॉस्ट है, ठीक है, परमाफ्रॉस्ट मतलब वो जगह जगह जो वो जगह जो 2 साल से ज़्यादा तक बर्फ में रहती है, बर्फ बर्फ बनी रहती है, ठीक है। तो वहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत सारा कार्बन जो है वो ऑलरेडी ट्रैप है, ठीक है। अगर परमाफ्रॉस्ट खुल जाएगा, मान लो कि गर्मी बढ़ेगी और यहाँ की बर्फ जो है पिघल गई, तो ये जो कार्बन है वो हवा में इमिट हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा, ठीक है। वाटर अवेलेबिलिटी कंटेन 80% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर इन फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, आइस शीट्स, ठीक है, हम जानते ही हैं। आइस मेल्टिंग क्रैश कॉज एक्सट्रीम वेदर इवेंट एंड सी लेवल राइज, ठीक है। India's initiative to protect Kashmir, National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem, established at Center for Himalaya Glaciology in वाडिया इंस्टीट्यूट, ये सब इंडिया का इनिशिएटिव है। इसके बाद क्या है, आइस मेल्ट इन वेस्ट अंटार्कटिका, accelerated ice melt was noticed in West Antarctica though through various studies and computer simulation। वेस्ट अंटार्कटिका, ईस्ट वेस्ट ये वाला पार्ट, यहाँ पे है थॉवेड ग्लेशियर, ठीक है। West Antarctica ice sheet is completely lost, could contribute to sea level rise up to 5 मीटर। अच्छा, अगर ये पूरी तरह पिघल गया वेस्ट अंटार्कटिका वाला पोर्शन, तो सी लेवल कम से कम 5 मीटर तक बढ़ जाएगा, काफ़ी चीज़ें डूब जाएंगी यार। फिर ओशन ड्रिवन मेल्टिंग ऑफ फ्लोटिंग आइस शेल्फ इन एमसन सी, एमसन सी देख लो भाई, इसमें कहाँ है एमसन सी, ऐसे बगल में ही है, ठीक है। रोज सी, एमसन सी ये है, ठीक है। वेडल सी बहुत बार न्यूज़ में रहता है, एमसन सी याद रखना, ठीक है। रोज सी तो वैसे ही पता है, ठीक है। बाकी ये तो पोर्शन है अंटार्कटिका, यहाँ पे हमको कहते हैं ना साउथ ओशन, साउदर्न ओशन। फिर एम्पसन सी इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ वेस्ट अंटार्कटिका, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ आइस मेल्ट, मेल्ट देखो, जो आइस लैंड पे होती है, ठीक है, उसी के मेल्ट करने से ही जो ये ओशन है वो ओशन का मतलब लेवल राइज अप होगा, ठीक है। जो बर्फ जो ऑलरेडी पानी में है, ठीक है, आइसबर्ग जैसे हैं, ठीक है, उनके पिघलने से कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब लेवल में, ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी अपना वेट डाल चुके हैं पानी पे, तो उनके पिघलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी मतलब जो सी लेवल है वो राइज नहीं होगा, ठीक है, जो पानी में बर्फ है। लेकिन जो लैंड पे बर्फ है उनके पिघलने से होगा, क्योंकि वो लैंड पे थी, पानी में गई है, ठीक है। Sequence of ice melting causes the retreat of grounding line, that is where line where the ice first goes afloat, ठीक है। It reduces the resistance to ice flowing across the grounding line. Faster flow near the grounding line causes more horizontal stretching, leading to thinning. It creates steeper surface slope, which increases the stress, ठीक है। ये सब फालतू चीज़ें कहीं नहीं पूछेगा, इतना इतना डीप में बता रहे हैं ये सब, कि अगर आइस मेल्ट होगी तो क्या क्या हो सकता है, मतलब सीक्वेंस बता रहे हैं कैसे कैसे। भाई सीक्वेंस क्या करना है हमें, वो इकोलॉजी का पेपर थोड़ी पढ़ना है, ठीक है। अगर इसको देखोगे वैसे तो इनका कहना है कि जैसे जब ये आइस मेल्ट होगी ना, तो जो ग्राउंडिंग लाइन होगी वो पीछे जाएगी, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग होगी वो थिन होती जाएगी, ठीक है। और जो इनका स्लोप है वो थोड़ा सा स्टीपर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो स्लोप होता है स्टीपर हो जाएगा। ये सब है। ग्लोबल एफर्ट टू सेफगार्ड अंटार्कटिका, अंटार्कटिक ट्रीटी जो मतलब 1959 में साइन की गई थी। इसमें कई सारे देश हैं, मतलब उसमें देश तो नहीं दूंगा, लेकिन इंडिया इंडिया इसका मेंबर नहीं है। अच्छा, इंडिया मेंबर है। विद ऑब्जेक्शन टू डिमिलिटराइज अंटार्कटिका, प्रमोट इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉपरेशन, इंडिया इज ए मेंबर। ये याद रख लेना भाई, इंडिया मेंबर है। मुझे लगता था कि वही मेंबर है जो इसके अंटार्कटिक अच्छा अंटार्कटिक है, सॉरी सॉरी सॉरी, वो आर्कटिक काउंसिल में कंफ्यूजन थी। हाँ, अंटार्कटिक ट्रीटी का इंडिया मेंबर है, ठीक है। कन्वेंशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक सील्स 1972, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेज रेटिफाइड बाय इंडिया, ठीक है। प्रोटोकॉल ऑन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी, मैड्रिड प्रोटोकॉल साइंड बाय इंडिया, ठीक है। तो इसमें से ये वाले में शायद इंडिया नहीं है, बाकी तीनों में है, ठीक है। इसको रेटिफाई किया, इसको साइन किया और इसका मेंबर है, ठीक है। ये कौन सा है, कन्वेंशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक सीज, ये वाला देख लेना, इसमें इंडिया है कि नहीं, इसमें तो नहीं लिखा है, तो हो सकता है नहीं, इसलिए नहीं इन्होंने बताया अलग से। इंडिया के बारे में क्या है, इंडिया अंटार्कटिक से रिलेटेड क्या है, हमारा 3 रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। जिस पहला था दक्षिण गंगोत्री, जो शायद अब बंद हो चुका है। उसके बाद मैत्री खुला था,
ठीक है, दक्षिण गंगोत्री 1993, और मैत्री 1988, भारती रिसेंट का है 2012, ठीक है। ऐसे ही जो आर्कटिक है, अगर इसमें होगा शायद आर्कटिक के बारे में भी, तो आर्कटिक में भी है इंडी आर्क करके, और वो हिमाद्री, ठीक है, वो सब वहाँ पे है। एज ऑफ टुडे मैत्री एंड भारती आर फुली ऑपरेशनल, ठीक है, मतलब दक्षिण गंगोत्री बंद हो चुका है। फिर अंटार्कटिक एक्ट 2022 enacted by India to give effect to Antarctic Treaty, Convention on Conservation of Antarctic Marine Living Resources, Protocol on Environment Protection to Antarctic Treaty। मतलब सिर्फ ये वाला हमने देखा कि ये इससे इंडिया का कोई मतलब नहीं है, जो सील्स वाला है, ठीक है। सील्स एक मरीन एनिमल होते हैं, उनसे रिलेटेड होगा। की प्रोविजन क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमिटी ऑन अंटार्कटिक गवर्नेंस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, परमिट सिस्टम, Constitution of Antarctic Fund, stringent penalties, designated code to try punishment। अच्छा, ये लास्ट ईयर आया था, मुझे याद है। कब था ये? 2012 22 है, हाँ 22 में आया था। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि किसी कोई भी अगर बंदा इंडिया की टीम है उसके साथ जाता है ना, तो अगर वो वहाँ पे जाके कोई क्राइम करता है, तो उसको भी इंडिया के कानून के हिसाब से ट्राई किया जाएगा, ठीक है। ये सब काफ़ी चीज़ें आई थी पिछली बार, ये सब जब ये लॉ आया था, ठीक है। फिर क्या है? आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि आर्कटिक हैज़ वार्म ट्वाइस एज मच एज वर्ल्ड एवरेज। मतलब आर्कटिक ओशन जो है, या आर्कटिक रीजन जो है, वो दुनिया से ज़्यादा गर्म हुआ है, 2 गुना गर्म हुआ है। जितना दुनिया गर्म हुई होगी, मान लो कि दुनिया अगर 1.2 डिग्री सेल्सियस हुई है, तो वो 2.4 हुआ होगा, ठीक है, ऐसा। ऑल्दो इतना नहीं है, कम है। अबाउट आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन refers to warming differential between poles and tropics, ठीक है। As per some other studies, Arctic has warmed nearly 4 times faster than the rest of the world over 1979 to 2021। मतलब इतने सालों के बीच में जो आर्कटिक है वो करीब 4 गुना ज़्यादा गर्म हुआ है, ठीक है। रीजन फॉर फास्टर वार्मिंग ऑफ आर्कटिक रीजन, मतलब क्या कारण है इसके? पोलर एम्प्लीफिकेशन इज मच स्ट्रॉन्गर इन आर्कटिक देन अंटार्कटिका, एज इट इज ओशन कवर्ड बाय सीज आइस, ठीक है। while अंटार्कटिका इज एलिवेटेड कंटिनेंट विद परमानेंट आइस एंड स्नो। कह रहा है कि जो आर्कटिक है वो एक ओशन है, और वो सी आइस से कवर्ड है, इसलिए यहाँ पर पोलर एम्प्लीफिकेशन ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू जो अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका एक तरह का एलिवेटेड कंटिनेंट है जहाँ पर वो परमानेंट आइस और स्नो से ढका हुआ है, ठीक है। जो ओशन वाटर होते हैं ना, जो आपकी जो ओशन करंट्स होते हैं, वो भी हेल्प करती हैं आइस मेल्ट में, ठीक है। जो हमने देखा है कि जो वार्म एरिया से जो कोल्ड एरिया पे जाती हैं करंट्स, ठीक है, वो भी उनको मेल्ट करती हैं, ठीक है, ओशन को, या कह सकते हैं आर्कटिक को। Melting of ice cover in Arctic expose more land water to sun, leading to more absorption of sunlight. Prevailing system of air circulation transfer heat from tropics to poles। ठीक है, ये सारे रीजन इन्होंने बताए कि वहाँ पर क्यों आर्कटिक रीजन जो है वो तेजी से गर्म हो रहा है। समर आर्कटिक सी आइस एक्सटेंट इज श्रिंकिंग बाय 12.6% पर डिकेड, ठीक है। मतलब हाँ, ये देखा गया है कि जैसे जो आर्कटिक आर्कटिक आइस थी पहले, मान लो इतनी बड़ी थी ना, अब वो इतनी बड़ी रह गई है, ठीक है, क्योंकि वो श्रिंक हो रहा है। जैसे जितना पहले आइस थी उतनी नहीं होती हर बार, ठीक है, अब कम होती जा रही है धीरे धीरे। तो इनको ये लग रहा है कि हो सकता है कुछ और 10-15 मतलब 2-4 दशक बाद ये ओशन जो है वो एकदम से जमे ना गर्मियों में, एकदम से पानी हो जाए, ठीक है, वो दिक्कत हो सकती है। इम्पोर्टेंस ऑफ आइस, इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कटिक आइस। देखो आर्कटिक आइस आर्कटिक आइस जो है उसके पिघलने से सी लेवल नहीं बढ़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी पानी में है ना, बर्फ, ठीक है, वो बर्फ जो है ऑलरेडी पानी में है, तो उसके पिघलने से धरती उसका जो सी लेवल है, ग्लोबल सी लेवल है, वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। अंटार्कटिक वाले से बढ़ेगा अगर अंटार्कटिक की आइस पिघलती है तो। इम्पोर्टेंस ऑफ आइस, सी आइस रोल इज कीपिंग पोलर रीजन cool and maintaining Earth's energy balance. Keep the air cool by forming barrier between cold air above the relatively warmer water below, ठीक है। Changes in sea ice can affect biodiversity and impact mammals, ठीक है, affect traditional subsistence hunting lifestyle of indigenous population। कौन से हैं भाई? जैसे युपिक, इनुपियात, इनुइट, ये सब ट्राइब्स हैं वहाँ की,
ठीक है, आर्कटिक ट्राइब्स हैं। रिड्यूस आइस कैन ओपन अप शिपिंग लेन्स एंड इंक्रीज एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज इन आर्कटिक रीजन। ये एक पॉजिटिव और मतलब पॉजिटिव भी कह सकते हो कि जो आर्कटिक कंट्रीज है जहाँ पर उनकी सीमा लगती है, वो हमेशा सोचते हैं कि जो भी वहाँ पर ट्रैप नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको कैसे टैप किया जाए। ठीक है और जब ठंड पड़ती है तो जम जाता है पूरा भाई, आर्कटिक जम गया। तो जहाँ जो यहाँ से सी रूट्स हैं वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। उसके लिए अलग अलग वो मतलब आइस ब्रेकर्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रशिया के पास काफ़ी आइस ब्रेकर्स हैं, इवन न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर्स हैं जो उसको बर्फ को तोड़ के फिर वहां से रास्ता बनाते हैं। हम्म। फिर क्या रिलेटेड कौन सा ब्लू ओशन इवेंट। ब्लू ओशन इवेंट ये इंपॉर्टेंट है, देख लो। रिफर्स टू सिचुएशन इन विच आर्कटिक ओशन आइस एरिया ड्रॉप बिलो 1 million square kilometer, लीडिंग टू द चेंजेस ऑफ आर्कटिक सरफेस कलर फ्रॉम वाइट टू ब्लू। ठीक है, प्रोसेस रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिफ्लेक्ट इनटू स्पेस लीडिंग टू फर्दर वार्मिंग ऑफ ओशन एंड लॉस आइस लॉस। ठीक है, देखो जब तक वो बर्फ जमा हुआ है तब तक जो रोशनी पड़ेगी धरती की, उस पे सूरज की रोशनी पड़ेगी, वो रिफ्लेक्ट होगी ना, रेडिएशन, रोशनी एग्जैक्टली रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन जब ये मान लो कि पिघल गया, ये पानी बन गया, ठीक है, अब पानी क्या करेगा, पानी दो काम करेगा, एक तो ऑब्जॉर्व करेगा जो भी रेडिएशन आएगा। ठीक है, एब्जॉर्ब किया तो अब ये ऑब्जॉर्व होने के बाद ये भी गर्म होगा पानी, और ये रेडिएशन भी छोड़ेगा ना, तो और गर्म करेगा एटमॉस्फेयर को, यही बता रही है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन एंड इनिशिएटिव्स। ठीक है, अच्छा अभी जो इन्वायरमेंट को लेके कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस हुए हैं उससे COP 28 हुआ था, अभी हमने देखा था दुबई में। ठीक है, यूएनएफसीसी का, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। ये कब साइन हुआ था, 1992 में ना, अर्थ समिट के टाइम ये साइन हुआ था। यूएनएफसीसी। और इसका जो 28वां अभी कोप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, दुबई में हुआ था। इसमें कुछ चीज़ें निकल के आई वो हम देख लेते हैं। अच्छा ये कोप के बारे में है, ये यूएनएफसीसी का कॉन्फ्रेंस था, मीटिंग रिव्यू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एंड डिसी सबमिटेड बाय मेंबर अंडर पेरिस पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, 2015 फाइनल डॉक्यूमेंट क्या था, कॉल्ड यूएई कंसेंसस अडॉप्टेड ड्यूरिंग COP 28, अजरबैजान एंड ब्राजील टू होस्ट COP 29 2024 और COP 30 2025 रिस्पेक्टिवली। मतलब इस बार दुबई ने किया था होस्ट, अगली बार अजरबैजान और फिर ब्राजील करेगा। ठीक है, आउटकम्स क्या क्या हैं COP 28 के, फिक्सिंग क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है, इसके लिए लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया। लॉस एंड डैमेज फंड क्या है कि जो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उनका कहना है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से उनको कुछ बहुत सारे नुकसान हुए हैं, जैसे मान लो कि फ्लड आता है। ठीक है, फ्लड आया, डर्ट आया, या कोई और क्लाइमेट चेंज आए। ठीक है, तो भाई उसमें तो इनका रोल नहीं है, जो डेवलपिंग या डेवलप कंट्रीज हैं। जो कन्वेंशनल जो ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है, मान लो यूएस हुआ या वेस्ट यूरोप हुआ, इन लोगों ने ही तो सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशन किया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे पहले आया ना, तो उन लोगों ने क्या फॉसिल फ्यूल तो इस्तेमाल किए, तो उसके कारण से धरती का टेम्परेचर बढ़ा, क्लाइमेट चेंज आया। अब जो उसके कारण से क्लाइमेट चेंज आ रहा है, फ्लड हो रहा है, हाँ, या कुछ और समस्या आ रही है, तो उसके कारण से वो इफेक्ट कौन हो रहा है, जो डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं। ठीक है, तो उनको लॉस हुआ है, उनको डैमेज हुआ है, उसके लिए फंड बनाया गया है। अब इस फंड का पर्पस ये है कि जो ये कंट्रीज हैं, डेवलपिंग या डेवलप लीस्ट डेवलप कंट्रीज, उनके लिए जो भी मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज होंगी या एडेप्टेशन टेक्नोलॉजीज होंगी या कोई तरीका होगा, वो सब फंड किया जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट अनाउंस ड्यूरिंग COP 27 इन शर्म अल शेख तजब। ये जो लॉस एंड डैमेज फंड था, ये इसका अनाउंसमेंट पहले हुआ था, पर ये डिसाइड नहीं होता कैसे ऑपरेशन होगा, कौन फंड करेगा, ये सब डिसाइड नहीं होता उस समय। सिर्फ नाम लिया गया था कि ये फंड बनेगा, क्योंकि इसका डिस्कशन काफी दिन से चल रहा था। ठीक है, तो इसका अनाउंसमेंट हुआ था COP 27 में, शर्म अल शेख इजिप्ट में हुआ था 2022 में, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशनलाइज किया गया। ठीक है, मीन टू कंपनसेट कंट्रीज ऑलरेडी डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज। L&D refers to the negative consequence arising from the unavoidable risk of climate change like rising sea level, heat wave और crop failures, ये सब। ठीक है, Warsaw International Mechanism for L&D was established at COP 19 in 2013 in Warsaw. अच्छा, ठीक है, to address L&D associated with climate change in developing countries. It will be administered by वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसको एडमिनिस्टर करिए। ज़्यादातर जो फंड हैं इनके मतलब इन कन्वेंशन रिलेटेड, इन्वायरमेंट कन्वेंशन रिलेटेड, उनको वर्ल्ड बैंक ही ऑपरेट करती है, एडमिनिस्टर करती है। ठीक है, आईएमएफ नहीं करती है। एक आदमी होगा तो होगा, वरना तो वर्ल्ड बैंक ही जाता है, सुनने में आया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक होस्टेड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड
फॉर इंटरिम पीरियड ऑफ 4 years, ठीक है। ठीक है, बट मैनेज बाय इंडिपेंडेंट सेक्रेटरी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएई, जर्मनी, यूके, जापान प्लेस मॉनेटरी फंड टू फंड, ठीक है, मोबिलाइजेशन ऑफ $83.9 billion टू क्लाइमेट फाइनेंस इन ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड दूसरा फंड है, ठीक है, देखेंगे इसमें शायद दिया हो। एडेप्टेशन फंड ये भी दूसरा फंड है। लीस्ट डेवलप कंट्रीज फंड और स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, ठीक है, ये सारे अलग अलग फंड हैं, अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे बने हैं, और ये सब भी उसी पर्पस के लिए हैं, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए या एडेप्टेशन टेक्नोलॉजीज को फंड करने के लिए, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क, इंडिया पार्ट ऑफ द डिक्लेरेशन। अच्छा, इसका डिक्लेरेशन किसका, डिक्लेरेशन ऑन अ ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क, इसका पार्ट है इंडिया, ठीक है। फोकसिंग ऑन पीपल लाइव्स एंड लाइवलीहुड, इसमें क्या है, फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिपोर्ट शर्म अल शेख एडेप्टेशन एजेंडा वाज रिलीज। इसमें क्या था, कोप 28 यूए डिक्लेरेशन ऑन एग्रीकल्चर फूड एंड क्लाइमेट, डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट हेल्थ, और यूई इन पार्टनरशिप विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साइंड ऑफ बाई 120 कंट्रीज। इसमें इंडिया नहीं था, हाँ इसमें इंडिया नहीं था इस वाले में, ठीक है। फिर यूए डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट रिलीफ रिकवरी पीस एंड पीस, इसमें इंडिया है कि नहीं, बस हम यही देख लेते हैं इंडिया है कि नहीं, बाकी सब तो ठीक है, बकवास करिए आपको समझ आ जाएगा। इंडिया नहीं मेंशन है तो शायद नहीं होगा। ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन, ठीक है, अंडरपिनिंग एवरीथिंग विद फुल इंक्लूसिविटी, लॉन्च लॉन्च ऑफ सीओ कॉप 28 जेंडर रिस्पॉन्सिव जस्ट ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ यूथ क्लाइमेट चैंपियन टू सर्व एज द मिसिंग ब्रिज बिटवीन कॉप प्रेसिडेंसी एंड यूथ स्टेक होल्डर्स, ठीक है। फिर रिपोर्ट्स कौन कौन से रिलीज हुई हैं, ठीक है, रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है, एन आई ऑन मिथेन रिपोर्ट, ये दो रिपोर्ट है तो देख लेते हैं भाई, दो ही हैं तो क्लाइमेट फाइनेंस में क्या है, किसने रिलीज किया है, इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट फाइनेंस फॉर्म बाई COP 26 प्रेसिडेंसी टू डेवलप पॉलिसी ऑप्शंस एंड रिकमेंडेशन प्रमोट, ठीक है, पहले सेगमेंट के बाद की फाइंडिंग क्या है इसकी वो देख लेते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस कमिटी मोर देन ट्रिपल ओवर द लास्ट डिकेड बट स्टिल टू लो, ठीक है। जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो अच्छा कमिटेड नॉट कमिटी, जो ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस था जिसको लोगों ने कहा कि हम इतना देंगे, वो 3 गुना बढ़ गया है, लेकिन अभी भी कम है, जो जितनी जरूरत है उससे बहुत कम है, ठीक है। क्लाइमेट फाइनेंस कंसंट्रेटेड इन डेवलपिंग इकोनॉमीज इन चाइना एंड इन मिटिगेशन रेदर देन एडेप्टेशन, ठीक है। जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा है या फिर चाइना में, डेवलप कंट्री के अलावा चाइना में है, और बाकी जिनको ज़रूरत है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, बाकी डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप कंट्रीज वहाँ पे कम है, और ये मिटिगेशन की बजाय एडेप्टेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। मीथेन रिपोर्ट में क्या कहा गया, मीथेन रिपोर्ट किसने, इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी ने इसको रिलीज किया। ये किसके नीचे काम करता है, यूएनईपी के, ठीक है। और लॉन्च एट G20 लीडर समिट 2021 में, अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन 2021 बनी थी। और इसमें क्या है, प्रोवाइड डिसीजन मेकर्स अ फ्रेमवर्क टू ट्रैक एंड मॉनिटर मीथेन इमिशन टू प्लान टारगेटेड एंड एम्बिशियस एक्शन फॉर देयर मिटिगेशन, ठीक है। यूएनएफसीसी इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, 1992 में साइन की गई थी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यूएनडीपी, अच्छा ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जो 1992 में, ठीक है, अर्थ समिट के टाइम, उसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएनएफसीसी का बॉन जर्मनी, ठीक है। वहीं पे सेक्रेटरीट भी है। मेंबर कितने हैं, 197, इंडिया भी इसका, ठीक है, मेंबर है। और इसमें कौन कौन से एग्रीमेंट मेन थे, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया था, लीगली बाइंडिंग है। गोल क्या था उसका कि जो एवरेज ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसको मतलब प्री इंडस्ट्रियल के 2% नीचे ले जाना है, ठीक है, 2% नीचे ले जाना है प्री इंडस्ट्रियल लेवल के, और जो अभी मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना है, ठीक है, उसको बढ़ने नहीं देना ज़्यादा। ऐसा माना गया था कि ना हर सेंचुरी में 1% टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर 1% बढ़ रहा है, और इस बार क्योंकि ज़्यादा एमिशन हुआ है तो 2% बढ़ने का चांस है, ठीक है, इस सेंचुरी में 21st सेंचुरी में। तो उन्होंने कहा कि हम 2% तक नहीं जाएंगे, हम 1.5 पर इसको रोक देंगे, कोशिश करेंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कि हम रोक दें एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। तो सारी कोशिश उसी से है। और
जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जो टेम्परेचर था उससे कम, उससे 2% कम तक ले जाना है टारगेट जो है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है बाद में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अडॉप्ट किया गया था और 2005 में फोर्स में आया था। ठीक है, ये इसमें कमिटेड इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज एंड इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन टू लिमिट एंड रिड्यूस जीएसडी एमिशन इन अकॉर्डिंग विद एग्रीड इंडिविजुअल टारगेट और कमिटेड कमिटमेंट्स इंडेड इन 2020। ठीक है, इसमें एक और चीज आई थी क्योटो प्रोटोकॉल में ही, कार्बन ट्रेडिंग वाली चीज। ठीक है, वो भी क्योटो प्रोटोकॉल में ही आई थी। ठीक है, फिर इनिशिएटिव कौन सा, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल लॉ, ये इसको यूएनएफसीसी सेक्रेटरीट ने लॉन्च किया था। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर रिपोर्ट्स जो भी यूएनएफसीसी रिलीज करता है कौन सी है, ग्लोबल स्टॉक टेक टेक्निकल सिंथेसिस रिपोर्ट। अब इसको पूरा ना पढ़ के इसमें ये समझ लो कि पेरिस एग्रीमेंट के टाइम ये हुआ था कि जो जो भी सब कमिटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि इतना घटाएंगे इतना घटाएंगे, उसको वो एक तरह से चेक करेंगे, उसको वो उसका उसका स्टॉक टेक या कह सकते हो चेक करना कि कितना किसने क्या किया है, वो सब चेक करेंगे। कितना फेज आउट हुआ है या कितना बचा है या कितना और करना है, वो सब चीज़ें। फिर पेरिस एग्रीमेंट सिंथेसिस रिपोर्ट। ठीक है, ये पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड है। ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। ठीक है, ये इंडिया ने लॉन्च किया, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया ने लॉन्च किया, बाकी सब कोई मतलब नहीं। ग्रीन क्रेडिट सिस्टम, ग्रीन क्रेडिट पोर्टल, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ये तीन चीज़ें हैं इसमें। इंडिया ने लॉन्च किया इसलिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बेकार है। ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज, 118 कंट्रीज ने साइन किया है, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज, इंडिया ने कहा कि भाई हमारे ही हमने ऑलरेडी बहुत सारे कमिटमेंट कर चुके हैं, इसलिए हम इसको साइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर द ग्लोबल कूलिंग प्लेज, इंडिया ने इसको भी नहीं साइन किया है। इनिशिएटेड बाय यूएई, इसका उद्देश्य क्या है, कमिट द कंट्रीज टू रिड्यूस देयर कूलिंग एमिशन बाय एटलीस्ट 68% बाय 2050, to increase access to sustainable cooling by 2030, to increase global average efficiency of new air conditioners by 50%। ठीक है, emission target draws the modeling from UNEP Cool Coalition report, global cooling watch 2023 keep it chill। अच्छा ठीक है, बस ये समझ लो कि इसका उद्देश्य था कि जितने कूलिंग एमिशन है उसको कम करना, कितना 68% 2050 तक। इसको शुरू किसने इनिशिएट किसने किया है, यूएई ने, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल ऑयल एंड गैस डिकार्बोनेशन चार्टर, ये 50 कंपनीज ने साइन किया है। ठीक है, इन लोगों ने भी प्लेज किया था कुछ पैसे। स्पीडिंग अप क्लाइमेट एक्शन, इंडस्ट्री चार्टर फंड की बात नहीं है तो बेकार है। अफ्रीकन ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटिव, ये अफ्रीकन लीडर जो थे COP28 में उन्होंने शुरू किया, और इसका उद्देश्य है कि जो ग्रीन ग्रोथ है ग्रीन ग्रोथ है इंडस्ट्रीज का अफ्रीका में, उसको फाइनेंस और इन्वेस्ट उस पर इन्वेस्टमेंट लाना। ठीक है, G7 क्लाइमेट क्लब, जिसको जर्मनी ने लॉन्च किया, जर्मनी एंड चिले along with 36 member countries including कीनिया, यूरोपियन यूनियन, स्विट्जरलैंड एंड अदर्स। इंडिया इसका भी मेंबर नहीं है। ठीक है, इस बार इंडिया ने सारी चीज़ें स्किप की हैं, भाई इसको भी नहीं देखेंगे उसको भी नहीं देखेंगे। नॉर्मली क्या होता था कि कोई भी इनिशिएटिव शुरू होता था ना, इंडिया सबसे पहले ज्वाइन करता था। इस बार इंडिया ने सबको स्किप कर दिया कि भाई ठीक है, तुम लोग कर लो अपना। ठीक है, फिर अलाइड क्लाइमेट पार्टनर्स प्लेटफॉर्म, इसमें इंडिया है पता नहीं। सारी चीज़ें मेंशन बकवास है। फिर अल्तिरा फंड, ये यूएई ने लॉन्च किया है, 30 बिलियन इसके लिए मतलब दिए हैं, ये क्लाइमेट फंड इसके लिए 30 बिलियन दिए हैं। ठीक है, बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल फॉर क्लाइमेट चेंज एक्शन। तो अल्तेरा शायद कोई कंपनी है, नहीं पता। ठीक है, उसके बाद इंडिया एट COP28, इंडिया वॉज कंसर्न ऑफ ग्लोबल साउथ एंड रीट्रेटेड द अर्जेंसी ऑफ मेकिंग क्लाइमेट फाइनेंस अवेलेबल टू डेवलपिंग कंट्रीज। देखो हर बार क्या होता है ना कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो कहती तो हैं कि इतना पैसा देंगे उतना पैसा देंगे, लेकिन वो देती नहीं है। हर हर जितने भी कोप आपके हुए हैं, सब में उन्होंने अलग अलग कमिटमेंट किए हैं कि हम मतलब 100 बिलियन देंगे, 200 बिलियन देंगे, इतना बिलियन देंगे, लेकिन वो दे नहीं पाते हैं। 100 तो कभी नहीं पूरा हुआ है। ठीक है, फिर इंडिया रोल एट COP28 में क्या, को लॉन्च द लीडरशिप प्रोग्राम फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड इट 2.0, ये शायद स्वीडन के साथ किया था ना। हाँ, इंडिया और स्वीडन। ठीक है, शुरुआत की थी 2019 में, उसके बाद अब इसका 2.0 लॉन्च किया गया है। ठीक है, लो कार्बन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडस्ट्री ट्रांजिशन डेवलपमेंट एंड लो कार्बन टेक्नोलॉजी। फिर को होस्टेड इंडिया एंड यूएई इवेंट ऑन
ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ठीक है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इंडिया और यूएई, ठीक है। इंडिया पार्टिसिपेटेड एट मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट मैक, इसको किसने शुरू किया था, इसका इंडिया मेंबर है, इसको शुरू किसने किया था, इंडोनेशिया, यूएई और इंडोनेशिया ने कोप 27 के टाइम में, ठीक है। मतलब शर्मा शेख जो इजिप्ट में हुआ था, तब ये शुरू हुआ था। इस बार मीटिंग हुई, इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया का मेंबर भी है, ठीक है। ये तो था मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। इंडिया ने क्या शुरू किया था, एक मिस्टी मिस्टी ना, मैंग्रोव्स के लिए। इंडिया लेड ग्लोबल रिवर्स सिटीज अलायंस लॉन्च, अच्छा, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस इंडिया का इनिशिएटिव है, इंडिया ने लॉन्च किया वहाँ पे। इसमें क्या है, जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, उसने एक मेमोरेंडम साइन किया है कॉमन पर्पस से, मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस विद मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन्स इनिशिएटिव, ठीक है। दिस लेड लॉन्च ऑफ GRCA, द करंट सिटीज अलायंस हैज नाउ एक्सपेंडेड टू स्ट्रेंथ 267 ग्लोबल रिवर सिटीज इंक्लूडिंग इंडिया, यूएसए, डेनमार्क, ठीक है। ये मतलब जो हमारे यहाँ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, उसने एक मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस साइन किया था मिसिसिपी रिवर, जो यूएसए में है, ठीक है। वहाँ की जो मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन इनिशिएटिव है, उसके साथ एक मेमोरेंडम साइन किया था, ठीक है। और इसी में ही इसकी नींव रखी है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस की। इसमें इस समय करीब 267 रिवर सिटीज हैं, इंडिया, यूएसए और डेनमार्क और अदर अदर कंट्रीज से भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और जो ये RCA है, ये जॉइंट इनिशिएटिव है किसका, इसका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स और अच्छा, इन्हीं दो का है। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये क्या है, जो यूएनएफसीसी सेक्रेटरीट है, उसने एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट पब्लिश की है, जो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर में थी, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट में ये था, एक प्रोविजन था कि जो नेशंस हैं, जो अलग अलग कंट्रीज हैं, वो खुद का अपना एक मतलब एक गोल सेट करेंगे कि वो उनको उनको इतना एमिशन कम करना है, उसके लिए क्या क्या प्रयास किए हैं उन्होंने, ठीक है। तो हर साल, हर 2 साल पर ये जो उनका मतलब उन्होंने जो भी काम किया है, वो अपना पेश करते हैं कंट्रीज, ठीक है। तो उसी का हिस्सा है ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या था, फंडिंग थी रिपोर्ट की, वर्ल्ड इज ऑफ द ट्रैक टू पेरिस एग्रीमेंट गोल्स, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग लेटेस्ट एनडीसीज विल इंक्रीज एमिशन बाय अप्रोक्सीमेटली 8.8% बाय 2030 रिलेटिव टू 2010 levels. 40% of Paris outlined the roles of local communities and rights of indigenous people in adaptation component of NDCs, ठीक है। NDCs क्या है, post 2020 climate action requested by Paris agreement from each party. Glasgow Climate Pact signed by countries during COP26 of UNSC had requested parties to revisit and strengthen the 2030 target in their NDCs by end of 2022, ठीक है। इन देयर एनडीसीज कंट्रीज कम्युनिकेट क्या क्या कहती हैं, एक्शन दे विल टेक टू रिड्यूस देयर जीएचजी emission in order to reach the goals of Paris Agreement. Action they will take to build resilience to adapt to the impact of rising temperature, submitted by submitted every 5 years to UNOCC Secretariat, ठीक है। तो ये एनडीसीज जो है, ये पेरिस एग्रीमेंट में आया था, और इसमें जो कंट्रीज हैं वो बताती हैं कि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन उनके हैं, उसको कम करने के लिए वो क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, और वो मतलब क्या एक्शन उन्होंने लिया कि अपने यहाँ जो उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको अडेप्ट करने में जो मदद करेगी चीज़ें, उसके लिए क्या एक्शन लिया है, ठीक है। और हर 5 साल पर इसको वो सबमिट करते हैं कि ठीक है, इस पिछले 5 साल हमने ऐसा किया, पिछले 5 साल हमने ऐसा किया। इंडिया एंड एनडीसीज, इंडिया पब्लिश्ड, मतलब इंडिया का जो पहला एनडीसी पब्लिश हुआ था वो 2015 में, उसके बाद अपडेट किया 2022 में, ठीक है। इंडिया अचीव 2 of its previous NDCs well ahead of its target. कौन कौन सा, reduce the emission intensity with its GDP by 33% between 2005 and 19, achieve 40% of electric installed capacity through non-fossil fuel, ठीक है, 9 years ahead of टारगेट, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने अचीव कर ली हैं। एक जो हमारा मतलब इंटेंसिटी, इमिशन इंटेंसिटी है, उसको कम किया है कितना, 33% तक। और जो इलेक्ट्रिक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसको भी हम 40% तक लाए हैं, ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से, ठीक है। हमने देखा कि सोलर पैनल वगैरह बहुत लगे ना रिसेंटली। इंडिया का कॉन्सेप्ट था पंचामृत वाला,
ग्लासगो में दिया था मोदी जी ने, उसमें क्या कहा था, 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। फिर मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रीन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। गोल था रहे इसमें 2030 के लगभग लगभग, उसका अलग अलग टारगेट्स हैं। रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टू 2030। रिडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिटी of economy by 45% by 2030 over 2005 levels, achieving the target of net zero emission by 2070। ठीक है, ये 5 टारगेट इंडिया ने सेट किए थे ग्लासगो में, जिसको इन्होंने कहा पंचामृत। ठीक है, फिर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्वांटिटेटिव टारगेट, अब ये सबका कोई मतलब नहीं वैसे, देख सकते हो। ठीक है, रिडक्शन रिड्यूस द एमिशन intensity of its GDP reduced by 33% between 2005 2019। और क्या है, अपडेटेड एनडीसी जो है 2022 में, उसमें कहा कि 45% बाई 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। प्रोग्रेस कितना है, रिड्यूस बाय 33% बिटवीन 2005 19। अच्छा, मतलब पहला अचीव कर लिया, दूसरा वाला करना बाकी है। ठीक है, क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड लो कॉस्ट इंटरनेशनल फाइनेंस इंक्लूडिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो इसमें 40%, जो मतलब जो प्रीवियस एनडीसी था, मतलब 2015 वाला, उसमें 40% था। फिर 2022 वाले में 50% तक हो गया। ठीक है, प्रोग्रेस कितना है, 2023 तक इन्होंने 43.81% तक किया। ठीक है, फिर ग्रीन नहीं, क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, सेम एज अर्लियर। ठीक है, ठीक है, क्वालिटेटिव टारगेट, अब ये सब अलग अलग टारगेट है यार। ठीक है, इसको यहीं रुक दे क्या, गाइडेंस ऑफ चिल्ड्रन, एक मिनट ना हुआ। इसको यहीं रुक देते हैं, वरना ही ज़्यादा हो जाएगा भाई, 50 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। गाइडेंस ऑन चिल्ड्रन राइट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, यही देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।